हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गाहट में बुद्धि ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु गोपेश गोपिकान्त नमोस्तुते। Hare Krishna. So we are very fortunate that we have His Grace Brajendra Krishna Prabhu within us. So many of you already know Prabhuji, but a few of you also don't know. So I'll introduce Prabhuji to you. So Prabhuji, his hometown is Jabalpur, and he is the only son of his parents. And Prabhuji did he's an electrical engineer, and he did his engineering in 2008 from NIT Bhopal. And he also played national level chess from his college at VIT Vellore. Prabhuji was placed in two companies, Vedanta and Reliance Infrastructure Limited, and he has worked in Reliance Infrastructure for 2.5 years as assistant manager. And then Prabhuji joined ISKCON as a full-time brahmachari in January 2011. And since then, Prabhuji has been serving ISKCON. And Prabhuji is also, he's the co-president of ISKCON with Chen. And Prabhuji has completed his GBC College Zoner Supervisor course in October 2021. So we heartily welcome Prabhuji by loudly chanting one time Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Please Brajendra Krishna Prabhu ki jai. Hare Krishna. I consider myself fortunate to be at Gurgaon along with a group of devotees. 2 years back I was here. So since last 2 years because of COVID couldn't come. So I will be here for 2 days, today and tomorrow. And day after tomorrow I have zonal division meeting at Delhi. And on Tuesday also we have NIDC meeting, North Indian Divisional Council.
So 2 days for meeting and 2 days for preaching. तो मैं सोचा आज किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तो एक अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया। टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट ऑन कृष्णा इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा मेरा भी क्या बोलते हैं, बचपन से थोड़ा सा बनिया बुद्धि चलता था। फायदा कहाँ पे, हर व्यक्ति फायदे के बारे में सोचता है ना, हमारा फायदा कहाँ पे। इनफैक्ट मेरा पढ़ने में भी ज्यादा कभी मन नहीं लगा। आपको बताया जाऊंगा कि मैं 5th क्लास में था तो मेरे मात्र 58% आए थे, 58, बहुत कम। उसकी भी हालांकि एक रीजन है कि 4th तक मदर ने पढ़ाया था, 5th में नहीं पढ़ाया था, तो उसका चक्कर में अकेले पढ़ना था, तो रिजल्ट तो डाउन नहीं था। बट पढ़ने में कभी मेरा ज्यादा मन नहीं लगा 10th क्लास तक। 11th क्लास में फिर थोड़ा पढ़ा, 12th में पढ़ा, फिर ड्रॉपर ही मैं बहुत पढ़ाई किया। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया था कि अगर अभी अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो आसानी से अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। तो कोई चीज अगर जिससे मैं रिलेट कर पाता तो उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अगर रिलेट नहीं कर पाता तो मेहनत करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। तो जो कि शील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से वो संबंध ज्ञान क्लियर हुआ है कि हाउ आई विल बी द बेनिफिशियरी इफ आई विल इन्वेस्ट माय सेल्फ इन कृष्णा। तो सबसे पहले वो फैक्टर जो है वो कार्य किया। आज देखिए जैसे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, 3 चीजें बताई जाती हैं हमारे भक्ति में भगवान से हमारी कनेक्टिविटी की। सबसे पहले होता है संबंध ज्ञान, जिसमें हम अपना हमारा क्या संबंध भगवान से उसको समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड बात होती है अभिधेय की, यानी कि वर्किंग ऑन अवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। पहले तो समझना कि रिलेशनशिप क्या है, फिर वर्किंग टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप, engaging oneself into devotional services, अभिधेय। एंड प्रयोजन इज परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विसेज आउट ऑफ लव, भगवान की सेवाएं जो है प्रेम पूर्वक करना, वो होता है प्रयोजन, थर्ड स्टेज। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का संबंध ज्ञान जितना अच्छा क्लियर रहता है कि हमारी कनेक्टिविटी क्या है कृष्ण से, उतने ज्यादा व्यक्ति जो है वो अभिधेय में वर्कआउट कर सकता है। आज देखिए अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग चीजों के लिए समय रहता है, उसमें 2 फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो व्यक्ति अच्छा जो लगता है उसके लिए समय निकालता है, और एक जिसकी आवश्यकता समझता है उसके लिए समय निकालता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ बच्चे थे जिनको क्रिकेट बहुत पसंद था, तो एग्जाम के एक दिन पहले भी क्रिकेट जरूर देखते थे। जरूरत है कि उसके लिए नहीं है, पर अच्छा बहुत लगता है इसलिए देखेंगे। और दूसरा, अगर एग्जाम के एक दिन पहले अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फ्रेंड है वो बीमार पड़ जाता है, तो भले हमारा सिलेबस कम भी हुआ हो तब भी हम उसको डॉक्टर के यहाँ लेने जाएंगे, जबकि टाइम नहीं है अभी हमारे पास, 4 यूनिट पढ़ने के लिए बाकी, कल के दिन एग्जाम है, पर उसके बाद भी हमारा जिगरी दोस्त है वो बीमार पड़ गया, उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो अभी नीड के बेसिस पे, आवश्यकता के बेसिस पे हम समय निकाल लेते हैं। तो ज्यादातर हमको अभी जब श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमको पहले तो इस चीज की आवश्यकता समझ में आती है कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि माइंड जो है उसको कंट्रोल करना संभव है मैकेनिकल तरीके से। माइंड जो है उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है। गोली की स्पीड कितनी होती है? हेलो किसी को गोली मीटर में निकालना पड़ेगा, 1400 फीट पर सेकेंड होता है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हाँ करीब करीब 400 मीटर पर सेकेंड के आसपास है ना। ये गोली की स्पीड होती है। रॉकेट की स्पीड, रॉकेट जो छोड़ते हैं ऊपर जाते हैं 18 किलोमीटर, नहीं 18 किलोमीटर पर सेकंड को रॉकेट रास्ते में बने ही नहीं, ऊपर आते आते हो जाते। आप गूगल सर्च कीजिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एस्केप वेलोसिटी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एस्केप वेलोसिटी होती है। तो दैट्स अ वेरी हाई स्पीड। मतलब यहाँ से उज्जैन कितना किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर है। हाँ तो 120 सेकंड में पहुंच जाएंगे उस स्पीड से 2 मिनट में। बस रॉकेट की स्पीड चलेंगे 2 मिनट बाद उज्जैन होंगे आप। तो 11.2 तो एस्केप वेलोसिटी होती है।
जिसमें जिस स्पीड में रॉकेट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल को ही क्रॉस कर देता है, उससे तेज स्पीड किसकी रहती है? लाइट की कितनी होती है? 3 लाख हाँ? 3 लाख 3 लाख मीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर, 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बहुत पहले पढ़ाई किया ना जो हम तो प्रीचिंग में डाटा यूज करते रहते हैं ना, और रिवाइज होता रहता है। जैसे जब मैं 4 साल का था तब की एक घटना मुझे अभी याद है। एक बार मैंने माँ का कहना नहीं माना तो एक लबड़ा दिया था जोर से अभी तक याद है। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट करता रहा इस कारण से। 5 साल की घटना याद नहीं, 6 साल की याद नहीं, 7 साल की, 8 साल की याद नहीं, कोई चीज जब रिपीट करते तो याद आती है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड पर इसी स्पीड से सूर्य की रोशनी यहाँ तक आती है तो 15 मिनट लग जाते हैं, डिस्टेंस इतना ज्यादा है इस कारण से। पर मन से तो हम 1 सेकंड में यहाँ से सूर्य तक पहुंच सकते। तो मन की स्पीड जो है सूर्य से भी ज्यादा तेज है, इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़, किसने बोला है? अर्जुन ने बोला है। किससे बोला है? कृष्ण से बोला है। मन तो बहुत चंचल है, काबू में आता नहीं है, क्या करेंगे? तो कृष्ण ने क्या फॉर्मूला दिया? अभ्यास कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम हे अर्जुन इस चंचल मन को काबू करने का प्रयास करो। कई बार लोगों को लगता है कि व्हाट आर द गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता अगर का पालन करते भी हैं तो हमारा फायदा क्या होने वाला है? सबसे पहला फायदा होगा आपका माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल होगा तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो नहीं करनी चाहिए आप नहीं करोगे, जो करनी चाहिए वो करोगे। अदरवाइज क्या होता है, जो नहीं करना चाहिए रहता पर अच्छा लगता तो हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सिस्टम में जो डेफिनेशन है वो अच्छा लगने या नहीं लगने पे के बेसिस पे अगर चल रही है, तो क्या है कि फिर हम उसमें वाइजली एक्ट नहीं कर पाएंगे, बौद्धिक रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। देखिए आपकी क्या उम्र है? नहीं नहीं, वो बच्चा बैठा है। हाँ, उम्र नहीं मालूम। कितने साल का है? 5.5 साल का है। आपका बच्चा है? अच्छा अच्छा, क्या नाम है? वेदांत, वेदांश, है ना? तो अभी देखिए वेदांश अभी 5.5 साल के हैं, है ना? और अगर इनकी मदर से प्रश्न पूछूं कि घर के सारे मेजर डिसीजंस अगर वेदांत कल से लेना शुरू करे तो क्या स्थिति रहेगी? बहुत हालत खराब हो रहा है। वेदांत को तो चॉकलेट पसंद है, दिवाली में पटाखे फोड़ना पसंद है, बहुत सारी ऐसी चीजें पसंद है। आपका तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का पैसा नहीं बचेगा क्योंकि पूरे पैसे पटाखे जाएंगे, है ना? मैं पहले बच्चा था तो मुझे पटाखे फोड़ने का बहुत शौक था। मुझे लगता था कि जब नौकरी लगेगी तो दिवाली वाले महीने की सैलरी से तो पूरे खरीद लूंगा और गली में बांट दूंगा, और बच्चों को भी तो प्रसन्नता मिले चाहिए ना पटाखे फोड़ने, इस प्रकार से। तो आप समझ सकते हैं कि है ना, वेदांश अगर अपने घर के सारे मेजर डिसीजन लेगा तो घर की भी हालत खराब, वेदांश की भी हालत खराब हो जाएगी। स्कूल की फीस भरने का टाइम आएगा, बोले पूरे पैसे तो चॉकलेट खरीदती, है ना? तो इसी प्रकार से अभी ज्यादातर कलयुग में क्या हो रहा है कि लोगों के मन उनका डिसीजन मेकर हो गया है, इस वजह से समस्याएं बढ़ गई हैं। क्योंकि वेदांश की अगर माँ अगर डिसीजन मेकर रहेगी तो वो घर भी संभाल लेगी और वेदांश की भी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। दैट इज लाइक इंटेलिजेंस बिकमिंग अ डिसीजन मेकर, है ना? तो बुद्धि से हम कार्य करते हैं और मन से कार्य करते हैं, इसमें डिफरेंस होता है। माइंड तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रपोजल देता रहेगा, इंटेलिजेंस डिसाइड करके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो इसके लिए उसकी बुद्धि को हमको तीक्ष्ण करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? भगवत गीता पढ़ करके कर सकते हैं। देखिए जैसे हम लिखने में बहुत बिजी हो सकते हैं, पेंसिल की नोक तो मोटी हो जाएगी, शार्पनर पर घुमाने वाला टाइम भी अगर हमने नहीं दिया तो फिर राइटिंग के नंबर कट जाएंगे, है ना? तो इसलिए शुरुआत में जब हम भक्तियों को किसी को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये बोलते हैं कि अगर आप अपने जीवन में अगर आप आधा घंटा 45 मिनट भी अगर नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि 1440 मिनट एक दिन में हमको मिलते हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 1440 मिनट में अगर हम 40 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि 1440 में 40 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं,
तो मतलब क्या है कि हम बस लिखने का तो बहुत समय है, परंतु शार्पनिंग का समय नहीं है हमारे पास में, है ना। हम इतने बिजी हैं गाड़ी चलाने में कि पेट्रोल भराने में हमको लग रहा है कि टाइम वेस्टेज है। तो पेट्रोल नहीं भराएंगे तो फिर गाड़ी एक जगह जाके रुक जाएगी और भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जीवन की गाड़ी भी एक जगह कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाती है। इसको बोलते हैं अल्ट्रा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हाइपर टेंशन, है कि नहीं। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, वो बोलेगा ज्यादातर बहुत सारी बीमारियां जो है वो मानसिक तनाव की वजह से पैदा होती हैं। मेरे पिताजी को जब हार्ट अटैक आया था अप्रैल 2021 में, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था क्या ज्यादा तेल की खाने से हो गया ऐसा। बोले नहीं नहीं, तेल की खाने से कोलेस्ट्रॉल का 10% पार्टिसिपेट करता है कोलेस्ट्रॉल इंक्रीमेंट में, 90% प्रॉब्लम टेंशन की वजह से होती है। अच्छा, ये थोड़ी तो हमको पहले क्लियर ही नहीं थी। तो देखिए कितना रोल है। बोले खाने पीने की वजह से 10-15% कोलेस्ट्रॉल में इन्वॉल्वमेंट होगा, टेंशन की वजह से 85 to 90% इन्वॉल्वमेंट है उसका। तो माइंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी डिसीजेस, और उसी माइंड को चंगा बनाने की बात की जा रही है। हाँ, तो मन चंगा तो तन चंगा। तो अगर हम अपने समय को भगवद गीता पढ़ने में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हाँ, अगर हम भक्तों का संग नहीं करते हैं, भक्तों के संग में कीर्तन हरि कथा नहीं करते हैं, तो बेसिकली हमको प्राइस जो है वो दूसरे फॉर्म में पे करनी पड़ जाती है। दैट नथिंग। एक होता है कि ताले को चाबी से खोलना, और एक होता है कि ताले को बिना चाबी के खोलना। समझ सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल ताले को बिना चाबी के खोलने से कितना ज्यादा है। भक्ति प्रोसेस मतलब ताले को चाबी से खोलने वाली प्रोसेस। अपने जीवन, जो जिस जीवन में हमारे प्रॉब्लम एक ताले के समान है, उसको चाबी से खोलने वाली बात चल रही है यहाँ पे। इस प्रकार से श्री प्रभुपाद ने कंपेयर किया है। When we try to water the roots, all the branches, fruits gets nourishment. जड़ के तने में अगर हम पानी डालते हैं, जो उसके रूट्स में अगर पानी जाता है, तो पूरा वृक्ष जो है वो हरा भरा होता है। अलग से पत्ती को, फल को, ब्रांचेस को पानी नहीं देना पड़ता। So that is the power of भक्ति योगा, कि जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, it's like watering the roots of the tree. So that's why we say investment on Krishna is the best investment. दूसरा एग्जांपल श्री प्रभुपाद क्या देते हैं कि अगर पेट में अगर खाना जाता है, स्टमक में अगर खाना जाता है, तो सारे ही हमारे जो उंगलियां हैं, हाथ है, पाँव है, पूरे शरीर को प्रॉपरली नरिशमेंट मिलता है। जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मेरा अंगूठा कट गया था, मतलब उसमें कुछ पत्थर लगने से कट गया था। डॉक्टर के पास जब मैं ले गया, और डॉक्टर ने कहा कि अभी तो इनको जो है एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, गोली देनी पड़ेगी। तो मेरे को लगा शायद इसका पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं है। कटा अंगूठा है और यहाँ इंजेक्शन लगाएगा, मैं गोली यहाँ से देगा खाने के लिए। फिर बाद में जब देखा तो टिटनेस के इंजेक्शन की वजह से पका नहीं, और गोली खाने से उसका जो भी था वो ठीक हो गया। तो कनेक्टिविटी देखते आना चाहिए। गोली मुख के माध्यम से पेट में जा रही है, परंतु ठीक कहाँ कर रही है? अंगूठे को ठीक कर रही है। छोटा बच्चा नहीं समझ पाएगा, है ना। छोटे बच्चे को अगर आप किसी मॉल में ले जाएं और वो देखेगा कि वो मॉल का दरवाजा तो खुल जाता है, तो उसको लगेगा जादू, जादू है। जादू नहीं, वो सेंसर लगे हुए हैं बेसिकली, जो ह्यूमन को ट्रैक करके खुल जाते हैं। सभी लोग जानते हैं इस चीज को। छोटा बच्चा अगर एक हेलीकॉप्टर को, एरोप्लेन को उड़ता देखेगा, उसको लगेगा कि ये जैसे पंछी उड़ते इसी प्रकार से ये भी एक उड़ना है। जबकि he doesn't know that there are 200-250 people sitting inside that. There are two pilots. एक को अगर कुछ तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा बैकअप में भी है। तो इन दैट वे समझ अगर हमारी छोटी रहती तो हम छोटा सोच पाते हैं, बढ़ जाते तो हम उस चीज को कंप्लीट पिक्चर हम देख पाते हैं। जैसे प्रकार से जब व्यक्ति की समझ छोटी रहती है, तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा सेल्फिश रहता है। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती जाती है, वो सेल्फिशनेस से सेल्फलेस होता जाता है। And complete selflessness is when a person does everything to please the Supreme Personality of Godhead. तो again I'm hitting the same point that अगर ये concept, एक conceptual understanding, ये सिद्धांत हमारा क्लियर हो जाए, किस प्रकार से हम अगर कृष्ण पे अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा जीवन का बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा।
देखिए ऐसे कुछ लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स रहते हैं, उसको एफडी कर देते हैं। तो एफडी को कहते हैं कम से कम बोले 6% 7% इंटरेस्ट तो मिलेगा साल का, है ना। कुछ लोग और दिमाग लगाते बोले हम प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाएंगे, बोले 9% से 12% पैसा मिल जाएगा, तो ये है ना। नहीं काय में लगाते हैं, प्रोविडेंट फंड नहीं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में लगाते हैं पैसा, तो बोले 12% तो रिटर्न आएगा, बोले म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। मैं भी वही सोच रहा था प्रोविडेंट। हाँ वो गलती हो गई। तो उसके बाद में कुछ लोग और दिमाग लगाते हैं, बोलते हम जमीन में पैसा लगाएंगे, बोले 12% क्या हम और 25% तक मुनाफा कमा सकते हैं लैंड के माध्यम से, है ना। परंतु उससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है अगर हम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए जितने बड़े व्यक्ति के साथ हमारा संबंध रहता है ना, उतने हमारे फायदे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आप मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के घर में सबसे न्यूनतम सैलरी 2 लाख रुपए प्रति माह है, सबसे न्यूनतम। जब वहां कोई झाड़ू पोछा भी लगाता है तो उसका मिनिमम 2 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा कम से कम, क्योंकि वो आदमी भी उस कैलिबर का है ना। मतलब मुकेश अंबानी कहीं कहीं खाने के लिए जाएंगे तो टिप में 10 रुपए थोड़ी देकर के जाएंगे, है कि नहीं। तो कैलिबर है तो मतलब 10-20 हजार रुपए से कम कैसे टिप दे सकते हैं, बड़े व्यक्ति हैं। तो वेटर भी जानता है कि इनकी सेवा करना मतलब बहुत बड़ी बात है, कि टेबल में अगर हमको सेवा करने का मौका मिल गया तो किस्मत खुल गई। तो इसी प्रकार से अब मुकेश अंबानी बड़े व्यक्ति हैं कि कृष्ण बड़े व्यक्ति, ये प्रश्न मैं आपको छोड़ता हूँ, है ना। तो अगर मुकेश अंबानी के घर में मिनिमम सैलरी 2 लाख है, तो कृष्ण का अगर हम सेवक बन जाएंगे तो हमारी मिनिमम सैलरी कितनी होगी, वो प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ। मन तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं। अच्छा, तो दैट वे तो बात है हमेशा कनेक्टिविटी की। जितनी स्ट्रांग हमारी कनेक्टिविटी होगी, जितने अच्छे से हमारी सिद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना, उतना हमारा कमिटमेंट लेवल बढ़ेगा। क्योंकि देखिए वी नीड रीजंस फॉर आवर कमिटमेंट। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर वास्तविकता में किसी को जरूरत होगी तो मैं खून देने के लिए भी तैयार हूँ। कोई मेरा मित्र है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मान गया, तो खून देने के लिए भी तैयार हूँ, करेक्ट। पर मुझे उसकी आवश्यकता तो समझ में आनी चाहिए, और ऐसे नहीं है तो मैं टाइम देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। आवश्यकता अगर नहीं समझ पा रहा हूँ तो टाइम देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, आवश्यकता समझ पाऊंगा तो खून देने के लिए भी तैयार हूँ। तो इसीलिए ये संबंध कंडीशनिंग के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल आता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो सुबह सुबह अपनी टैक्सी लेकर के चलता है, और वहीं पे एक एक पुजारी रहते हैं मंदिर के, तो वो भी सुबह सुबह उनको अपने घर से जाना रहता है मंदिर तक, जो कि करीब ऐसे 3-4 किलोमीटर दूर रहता है। सुबह सुबह वो उस टैक्सी वाले को रोकते हैं और बोलते हैं कि हमको यहाँ इस मंदिर तक जाना है, कितना पैसा लोगे। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि अरे एक तो सुबह का टाइम है और ऊपर से आप बवाल ही हमारी कर रहे हो, आपको जो इच्छा वो दे दीजिएगा आपकी प्रसन्नता से। तो ये पंडित जी को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भला टैक्सी ड्राइवर है, पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि जितना आपको लगे उतना आप दे दीजिएगा, ठीक है हम भी अपने हिसाब से रीजनेबल दे देंगे। वहां से चलना शुरू करते हैं। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा था, परंतु ये पंडित जी देखते हैं कि ये तो थोड़े से अलग रास्ते से ले जा रहा है, रोज जिस रास्ते से मैं जाता हूँ उस रास्ते से तो नहीं ले जा रहा है। तो उनको मन में डाउट होता है कि तो पैसे की बात नहीं किया, तो जितना पैसे लगे थे दूसरे रास्ते से ले जा रहा है, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। तो उसको उसकी पीठ में थोड़ा सा ऐसा टैप कर तपाते हैं, और इसके बाद तो उसका पाँव एक्सीलेटर में जाता है, और एकदम गाड़ी जो चल रही थी 40-50 की स्पीड में, उससे जूम करते हुए एकदम 80-90-100-110 की स्पीड में टैक्सी पहुंच जाती है। और कहीं वो डिवाइडर से उड़ाता है गाड़ी, तो कहीं इससे उड़ाता है, कहीं बीच में कुछ आता है, तो कुछ देखते ही नहीं है। अभी इनको तो नरसिंह आरती याद आ जाती है, उनको लगता है कि अब अंत काल आता है तो अंते नारायण स्मृति, है ना, अंत काल में
ले जाएगा। उसके बाद में फाइनली जो है वो गाड़ी जो है किसी एक बड़े पेड़ से जाकर के टकरा करके रुक जाती है। उसके बाद में ड्राइवर ही मुड़ करके गुस्से में बोलता है, गुस्से की आंख में एकदम लाल, बोला दोबारा ऐसा मत करना। तो बोले भाई मैंने यही किया है। बोले मैं पिछले 30 साल से शव वाहन चला रहा था, मुझे आदत नहीं है कि कोई पीछे से धक्का मारे। तो समझ सकते हैं पीछे से थपथपाना में कोई गड़बड़ी थी क्या? नहीं थी, पर ही उसकी कंडीशनिंग थी कि वो पिछले 30 साल से शव वाहन ड्राइव कर रहा था, और जैसे ही उसको पीछे पीछे थपथपा तो वो बेकाबू हो गया। तो इसी प्रकार से ये हमारी कंडीशनिंग्स इस प्रकार से बन जाती हैं चीजों के प्रति कि हमको फिर कोई इंफॉर्मेशन कृष्ण कॉन्शियसनेस से मिलती है तो हमको लगता है कि अरे ऐसा कैसे संभव है। जैसे मैं जब हॉस्टल में था तो उस समय हमको बताया गया कि अभी इस्कॉन में हम है तो हमको जो है 4 बजे सुबह उठना चाहिए। तो हमको धक्का लगा इस प्रकार से, क्या बात कर रहे हो 4 बजे, मतलब 2 बजे तो हम सोते ही हैं, 4 बजे कैसे उठ जाएंगे। तो कंडीशनिंग हमारी है, इस करने से सुबह जब पता चला कि 4 बजे उठा तो धक्का लगा, करेक्ट। इसके बाद फिर जब हमने थोड़ा बोला कि हमको दीक्षा लेने की इच्छा है, बोले दीक्षा लेना है तो तुमको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, तो दूसरा झटका लगा, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। तो पता चला कि अपने मैगी के मसाले में भी प्याज का पाउडर रहता है, तो मैगी भी छोड़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार से झटके लगते थे, मतलब जब सुनते थे तो मतलब इतने हमारे अरमान थे, पानी में फिर जाते थे। तो इस प्रकार से, जबकि देखिए अभी तो ऑलरेडी पिछले 11.5 साल से मैं आश्रम में, तो ऑलरेडी इन प्रिंसिपल्स काफी आसानी से पालन कर रहा हूँ। बट जो चेंज रहता है ना, जो डेल्टा रहता है वो बहुत खतरनाक रहता है, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इस वजह से है ना। बोले दीक्षा लेना है, बोले हाँ लेना है, तो बोले वो क्लीननेस का एक प्रिंसिपल होता है कि अगर आप स्टूल पास करने जाओगे तो आपको नहाना पड़ेगा। झटका लगा सुन करके, ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि कंडीशनिंग इस प्रकार से थी ना, तो दिस इज वेरी नॉर्मल। बट चीज जो भी हम, जब भी हमारी कंडीशनिंग ब्रेक होती है तो हमको झटका, नए किसी नए व्यक्ति को हम कुछ 4 नियम बताते हैं तो वो मतलब हिल जाता है सुन करके। ये कैसे संभव है ना। बोले आपने तो हमारे एंजॉयमेंट में फुल स्टॉप लगा दिया। बोले हम तो सोचे थे कि स्पिरिचुअलिटी में आकर के सुखी होंगे, आपने हमारे सुख के ही 4 पॉइंट्स में फुल स्टॉप लगा दिया, अभी कहाँ सुखी होंगे। तो पॉइंट इज दैट कि some initial price which may appear to be like a poison has to be paid if we are really wishing to achieve nectar at the end. ये एक मोबाइल है मेरे पास में, इसमें दो अगर मैं केस दूं, एक तो ये इस पूरे मोबाइल में ऊपर से एक हल्की सी स्वीट की लेयर रहेगी पर अंदर से पूरा कड़वा, केस 1। दूसरा केस, इस पूरे मोबाइल में हल्की सी कड़वाहट की लेयर रहेगी, बाकी मोबाइल अंदर से पूरा मीठा। तो आपको क्या लगता है बच्चे लोग कौन सा केस में हाथ उठाएंगे? बच्चे लोग पहले केस में हाथ उठाएंगे जिसमें शुरुआत में उनको मिठास का एहसास होगा, भले चाहे बाद में कड़वा लगे। बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा, वो कहेगी मेरे को दूसरा केस चाहिए जिसमें शुरुआत में थोड़ा बहुत कड़वा रहेगा, चल जाएगा, पर पूरी चॉकलेट तो मीठी है कम से कम। भक्ति ये दूसरी चॉकलेट के समान है, इसमें शुरुआत में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है पर बाद में अंत भला तो सब भला वाली बात हो जाती है। जबकि भौतिक जगत में क्या होता है कि सब लोग टेम्पररी सुख के पीछे ज्यादा भागते हैं। दे वांट इनिशियल एंजॉयमेंट, जिसमें शुरुआत की 1 mm की लेयर जो है वो स्वीट रहती है, फिर भले से अंदर से कड़वाहट भी क्यों ना हो। लोग बात शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। अच्छा, आपने वीडियो का तो अरेंजमेंट ही नहीं किया, तो वीडियो दिखा ही पाऊंगा। शाम की क्लास में ऐसा कुछ कीजिएगा कि वीडियो दिखा पाऊँ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से वीडियोस भी हैं ग्रीड वगैरह में। अभी कहाँ टाइम भी नहीं है, फिर अभी तो 1:46 हो गए, पर प्रश्न उत्तर के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो देखिए ताजमहल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ताजमहल जो है वो किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। तो शाहजहां में जितने वर्कर्स थे, जितने इन्वॉल्व थे ताजमहल के डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में,
है ना, किसी की उंगली कटवा दी थी बाद में, किसी का हाथ ही कटवा दिया था, बहुत अत्याचार, कोई गलती नहीं थी उन लोगों की, यही गलती थी कि उन्होंने एक रॉन्ग व्यक्ति को सर्व किया, है ना। तो कहाँ पे कोई गलती ना होने के बाद भी उंगली काट दी, किसी के हाथ काटे, कितना अत्याचार हुआ, क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू सर्व अ रॉन्ग पर्सन। यहीं पर अगर हम देखते हैं राम सेतु में जो वानर जो इन्वॉल्व हुए थे, उनके किसी के युद्ध के दौरान अगर हाथ टूट भी गए थे तो भी भगवान रामचंद्र ने उनको जो है पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। जिनका शरीर बचा था, भले चाहे मर भी गए थे, उनको भी दोबारा अलाइव करने का उसमें वर्णन आता है रामायण में। तो एक ताजमहल में कार्य करने वाले वर्कर्स का केस है, केस 1 और केस 2 वानरों का है, जिसमें वो भगवान श्री रामचंद्र की राम सेना में अपना योगदान दिए और बदले में रिजल्ट जो था वो कितना ग्लोरियस हुआ। तो इसी प्रकार से एनर्जी का इन्वेस्टमेंट सभी लोग कर रहे हैं, परंतु एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किसके लिए कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। टू लव इज नॉट बैड, बट टू लव अ रॉन्ग पर्सन इज बैड। स्क्रिप्चर्स हमारे क्या कहते हैं कि हमको कृष्ण को ही केंद्र बिंदु बना करके कृष्ण से ही प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि all our attempts to seek love or to seek the reciprocation of that love will remain unfulfilled. वो कभी भी उसका फुलफिलमेंट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो फेथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में चीजें ग्रॉस लेवल पे नहीं देखी जा सकती हैं, बल्कि सटल लेवल पे हमको उनको समझना पड़ेगा। अभी जैसे कितने ही डिवोशन से कोई प्रसाद ऑफर किया गया हो, माता जी ने बहुत डिवोशन के साथ में हलवा प्रसाद बनाया और उसको ऑफर किया हो, और मैं एक अनऑफर्ड हलवा सामने ला के रख दूं, तो बड़े बड़े भक्तों को भी मुश्किल हो जाएगी देख करके बताने में कौन सा ऑफर्ड है और कौन सा अनऑफर्ड है। करेक्ट। जिस प्रकार से दो मैं आपको तार लाऊं, एक में करंट बह रहा हो, एक में करंट नहीं बह रहा हो, तो बड़ा से बड़ा इलेक्ट्रिशियन भी जाकर के देख करके नहीं बता पाएगा किसमें करंट है किसमें करंट नहीं है, जबकि एक करंट कनेक्ट कंडक्टर इस कारण से पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है कि नहीं। तो इस प्रकार से ग्रॉस लेवल पे जिस प्रकार से आप इवन दो करंट कनेक्ट कंडक्टर को देख करके नहीं बता सकते, ग्रॉस लेवल पे आप स्पिरिचुअल चीजों को भी इस प्रकार से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, उनकी इफेक्ट के बेसिस पे जरूर बात की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर वास्तविकता प्रभुपाद जी कहते थे, अगर पूर्ण श्रद्धा से बनाया हुआ प्रसाद, पूर्ण श्रद्धा से ऑफर्ड किया गया प्रसाद ले रहा है, तो उसके अंदर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, दैट विल बी द प्रूफ ऑफ इट। परंतु स्पिरिचुअलिटी में इस ग्रॉस लेवल पे हम चीजों को इस प्रकार से नहीं देख सकते। जैसे हमारे हमारे बेस में एक नया स्टूडेंट आया था, तो हमको एक आचमन करते हुए देखा उसने, आचमन। बोला प्रभु जी ऑलरेडी तो आप 10 लीटर पानी से नहा करके आए होंगे, तो 2-4 बूंद और छिड़क लिया तो उससे क्या हो गया। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, अभी क्या है कि ये सटल लेवल की चीजें हैं, तो एकदम से ग्रॉस लेवल में नहीं समझ पाओगे। ऐसे लोग इंटीग्रेशन के सवाल नहीं सॉल्व करते थे, तो लोगों को लगे था आज मैथमेटिकली ड्राइंग क्लास चल रही है। करेक्ट, उसमें 3 इस प्रकार से इंटीग्रेशन के साइन मिलते हैं, ट्रिपल एट, ठीक है। तो दैट पे बहुत सारी चीजें ग्रॉस लेवल पे नहीं समझ सकते, उसके लिए हमको विजन चाहिए, हर चीज के लिए विजन चाहिए। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल विजन चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग तांत्रिक रहते हैं, है ना, आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा को डील करते हैं, उसके लिए तांत्रिक विजन चाहिए। कोई बिजनेसमैन है या तो उसके लिए एक बिजनेसमैन विजन चाहिए पड़ता है ना। हर एक जगहों पे आप देखेंगे अलग अलग प्रकार का विजन चाहिए पड़ता है, उसके बेसिस पे व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए बताते हैं, पिक्चर्स बताते हैं कि ज्ञानांजन छुटते भक्ति विलोचने, कि किस प्रकार से आपको गलत बोल दिया है, क्या है वो सही से बोलिए। बेसिकली नहीं नहीं नहीं, the deities are to be seen with the eyes of devotion. प्रेमांजन छुटते भक्ति विलोचने, हाँ मैं समझ गया था, बोलते टाइम लगा था कुछ गड़बड़ हो गया। प्रेमांजन छुटते भक्ति विलोचने, किस प्रकार से भगवान को आपको जो है वो जब तक हम प्रेम की निगाहों से, आईज ऑफ डिवोशन से नहीं दिखेंगे तो हमको देख भी नहीं पाएंगे। देखिए कितने सारे लोग आते हैं, है ना, मंदिर में आते हैं तो एकदम 2-3 सेकंड में दर्शन कर लेते हैं, है ना, बहुत फास्ट लोग हैं। है ना, 2-3 सेकंड में ही इस प्रकार से ऐसे
दर्शन करके 5 ऑल्टर कवर कर लेते हैं एकदम फास्ट तरीके से। हाँ, और हमारे मंदिर से हेड पुजारी अरुणाक्ष में तो क्या क्या अटक जाती है डीटीज को देखते हैं तो जैसे किसने स्टॉप बोल दिया इस प्रकार से। क्यों क्यों अटक जाती है? क्योंकि एक उनका गुरु मास की आंखें अटक जाती थी, जैसे किसी ने स्टॉप बोल दिया। मंगल आरती में खड़े हैं तो देख ही रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं तो वो एकदम फास्ट दर्शन करते हैं, सुपर फास्ट दर्शन करेंगे, 3 सेकंड में एक डीटी कवर कर लेंगे, 5 सेकंड में 2 अल्टर कवर हो गए हमारी, इस प्रकार से फास्ट। इसीलिए क्योंकि वो आंखों में वो प्रेम नहीं आ पाया है, इसकी वजह से ऐसा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि चेतना का स्तर जितना ऊपर उठता है ना, उतना ज्यादा आध्यात्मिक प्रिंसिपल भी हमारे क्लियर होते हैं, हम चीजों को बहुत बारीकी से समझ पाते हैं। और वही चेतना का स्तर जब ऊपर नहीं रहता बल्कि नीचे रहता है तो हम केवल ग्रॉस चीजों को ही देख पाते हैं, सटल चीजों को हम लोग को देखने की योग्यता हमारी खत्म हो जाती है। देखिए जैसे आप जानते हैं कि चील और गिद्ध कितने आसमान में कितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं, उतनी ऊपर की ऊंचाई से भी वो लोग को उतना शिकार दिख जाता है कहाँ पे क्या खाना है, कितनी हाइट पे रहते, सोचिए जरा। हमको वहां से नीचे मतलब खैर भी आप लोग भी फ्लाइट में ट्रैवल किया होंगे ना, थोड़ी सी फ्लाइट ऊपर उठते सब माचिस के डिब्बे जैसे दिखना शुरू हो जाते हैं हमको मकान जरा। उसमें से कोई एकाध पक्षी की डेड बॉडी पड़ी है तो कहाँ दिखाई देगी, पर उसकी ईगल की निगाह कितनी तेज रहती, कितनी शार्प रहती है, ऊपर से भी वो इस प्रकार से देख पाती है। हमारी सुनने की फ्रीक्वेंसी भी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही है, उसके आगे पीछे का हमको कुछ सुनाई नहीं देता है ना। जबकि एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज रहती है, बहुत तेज। चूहा है जैसे, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव रिकॉग्नाइज कर लेगा। कुत्ता है, उसकी सूंघने की और ईयर सेंसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो कैसी कैसी एबिलिटीज दी गई हैं, है कि नहीं? अब देखिए चींटी कितनी दूर से आती है और कहाँ का आपका लिखा हुआ लड्डू और मिष्टी खा के चली जाती है, देखिए कितनी दूर से आती है, मतलब उसके लिए तो किलोमीटर बराबर ट्रेवल करना हो गया मतलब। उसके साइज के हिसाब से वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसके साइज हिसाब से इतनी इतनी दूरी में भी सूम करके ये लोग आ जाते हैं, सोचिए। ऑफिस में गलती से हमारा कुछ प्रसाद वगैरह छूट जाए, चींटी लग जाती है। कैसी कैसी पावर्स दी गई हैं, तो इस प्रकार से हमको नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए। So this nature is owned and controlled by the supreme personality of Godhead. मया तच्चैन प्रकृति श्रूयते चराचरम्। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। Everything which animates and inanimates comes from me only. 10th chapter 8th verse भगवत गीता। चतुर्श्लोकी भगवत गीता बोलते हैं 8, 9, 10, 11 4 वर्सेस को। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुक्तं तं येन मां उपयन्ति। जिस प्रकार से भक्त जो है भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान ही इंटेलिजेंस देते, कैसे वो भगवान के पास तक आप पाए, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जैसे मटेरियल इंटेलिजेंस हमको चाहिए पड़ती है मटेरियल एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए पड़ती है स्पिरिचुअल एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। इस माध्यम से पॉइंट मेरा बस वही था कि किस प्रकार से हम x से x+1 लेवल में पहुंच सके, किस प्रकार से हम अपने कमिटमेंट को, अपने डेडिकेशन को एक लेवल बढ़ा सकें, ताकि हम अपनी एनर्जी को भगवान के बारे में सुनने, समझने और भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करने में वितरित कर सकें। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और यही मानव जीवन की पूर्ण सफलता मानी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट किसी को अच्छा लगा एक आध तो बता सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि हम हमारी जो डे टू डे डेली एक्टिविटीज करते हैं उसमें हम इस प्रिंसिपल को और ज्यादा मतलब याद पता तो है इस चीज के बारे में बट भूल जाते हैं उस चीज को, बट कैसे हम उसको और ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इस चीज को? याद तो रहता है, भूल जाते हैं। जनरली शुरुआत के स्टेज में अगर हम पैरेलल हियरिंग करते हैं ना तो वो बेस्ट रहता है। क्या होती है पैरेलल हियरिंग? जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप ऐसे कार्य कर रहे हो जिसमें खाली फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, मेंटल की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो उसमें आप एक मेंटल कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हियरिंग द लेक्चर्स।
लेक्चर के माध्यम से आप दोबारा से कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कभी कपड़े धोने के लिए जाता हूँ, कभी रूम में झाड़ू लगाता हूँ, कभी पोछा लगाता हूँ, कभी वॉकिंग पे जाता हूँ। डॉक्टर ने बोला 20 मिनट समय मेरे लिए चलना अच्छा है, पेट के लिए जठराग्नि अच्छी रहेगी। तो ये सब कार्य में करता हूँ तो इसमें दिमाग का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो साथ में लेक्चर सुन लेते हैं। तो इससे क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, मेंटल एक्टिविटी हो जाती है। इस प्रकार से हमको जो है समय को अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। आप लोग जैसे सब्जी काट रहे हैं अगर, तो रोज ही तो काटते हैं, उसमें कौन सा दिमाग लगाने वाली बात, साथ में लेक्चर सुनते हुए काट लिए, है कि नहीं। कुछ यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करें, कुछ भी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, साथ में एक मेंटल एक्टिविटी ऐड कर दीजिए, आपका वैसे ही ऐड हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में क्या हमारे कंसेप्ट को सेटल होने में टाइम लगता है और चेतना के शुद्धिकरण में भी टाइम लगता है, तो उसके लिए हमको एक्सटर्नल मीन्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। हम ऐसे बैठे और हमारे अंदर कृष्ण कॉन्शियस विचार आ जाए, इस पॉसिबिलिटी कम है, तो इसलिए हमको एक्सटर्नल हियरिंग की आवश्यकता पड़ती है ऐसा। और जब हम काफी प्रीचिंग में एक्टिव हो जाते हैं तो फिर हमारा वो प्रीचिंग ओरिएंटेशन और प्रीचिंग जैसा हमारी मेंटल हमारे सटस प्रीचिंग हिसाब से जाते हैं, तो फिर प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस प्रकार के थॉट्स आते रहते हैं। अच्छा ये फलाना एग्जांपल था, तो हम उसको जो है वो यूज कर जाए ग्रेस गिरिराज की। तो इस प्रकार से हम जो है प्रीचिंग में जब उतने एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो देन वी कैन लाइक दैट। अदरवाइज बिफोर दैट वी नीड एक्सटर्नल सपोर्ट। और किन्हीं का कोई पॉइंट क्लास का अच्छा लगा हो? मीनाक्षी माता को एक पॉइंट बोलना ही पड़ेगा, एक पॉइंट बोलना पड़ेगा। मतलब बताया कि हम कोई नई चीज देख रहे हैं कंडीशनिंग की वजह से, या सिमिलरली जब हम लोग से बात करते हैं ऐसे शांत हमारी सेम सिचुएशन होगी कि हमारा एक मेंटल सेट हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम उसी के हिसाब से जो सोचते हैं सामने वाला उसी हिसाब से करे, बट जब नहीं करता था देन वी फील कि क्या कर कैसे होना चाहिए। तो एक माइंड हमारे एक माइंड के कह सकते हैं मेंटल ब्लॉक है हमारा। मेंटल ब्लॉक को कैसे खोले सकते हैं हम दूसरे के आइडियाज एंड दूसरे अंडरस्टैंडिंग्स को भी वेलकम करें इंस्टेड ऑफ माइंड में कैलकुलेशन की तरह अच्छा ये ऐसा सोचते हैं तो ऐसा होगा, क्योंकि हम वैसा सोचते हैं तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंपैरिजन पॉइंट से सकते हैं। एक बिहेवियर होता है, बिहेवियर ऑफ एम्पैथी। उसका मतलब होता है कि सीइंग द थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सीइंग द थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। श्री प्रभुपाद के पास में भी कुछ लोग आते थे जो 2 पैकेट सिगरेट एक दिन में पीते थे। प्रभुपाद जी उनको बोलते तुम एक काम करो, कल से 2 सिगरेट पीना शुरू कर दो। तो 2 सिगरेट का कंसेप्ट ही कहाँ से आया? वहां से आया कि प्रभुपाद जी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने का प्रयास करें कि उसके लिए पूरे से सिगरेट छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब एक बार में हम कैसे किसी को बोल सकते हो एक बार में 6 सीढ़ी चढ़ जाओ, चढ़ने का प्रयास भी करेगा तो गिर ही जाएगा, चढ़ तो वैसे ही नहीं पाएगा। प्रभुपाद जी उसको बोल भी दें कि तुम कल से सिगरेट छोड़ दो, और वो पूरा प्रयास करे भी छोड़ेगा तो भी छोड़ तो पाएगा नहीं। तो बिहेवियर ऑफ एम्पैथी मींस वी ट्राई टू सी द थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। इससे क्या होता है कि वी आर एबल टू गिव सजेशंस टू हिम which he can digest, which he can implement. जितना ज्यादा हमारे बिहेवियर और एम्पैथी कंसेप्ट और एम्पैथी क्लियर होगा, हम उतना ज्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल वे में उसकी मदद कर पाएंगे। जैसे मैं अभी हमारे प्रोफेसर से बोल रहा था रमेश्वर गौरांग से कि जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं अपनी एक वर्चुअल इमेज ऑडियंस में बैठा करके लेक्चर देता हूँ, और जब भी मुझे ऐसे ग्रुप को डील करना पड़ता है कुछ सीनियर में कुछ जूनियर में, तो मेरे 2-3 वर्चुअल इमेज बन जाते हैं, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अदरवाइज मुझे एक प्रकार के अगर ऑडियंस है, आई कैन डिलीवर रिलेटिवली फार मोर एफिशिएंट लेक्चर। जैसे मैं जेल कैदियों को भी मैंने लेक्चर दिया है, तो उनके हिसाब से पूरा फिट, क्योंकि मैंने भी अपनी वर्चुअल कैदी की इमेज उनके बीच में बैठाते हुए लेक्चर दिया है, पुलिस वालों को लेक्चर दिया है, तो मैंने भी अपनी वर्चुअल इमेज एक पुलिस वालों के साथ बैठाल करके दिए, ताकि मैं एग्जांपल्स मेरे उस प्रकार से फ्रेम होते हैं और इसी प्रकार से कंसेप्ट्स में निकालता हूँ। अब चोरों पुलिस दोनों को एक साथ बैठाते हैं तो मेरी 2 वर्चुअल इमेज आती है, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। So that is again like the example of behavior of empathy. I am a speaker and I am the audience as well at the same time. तो उससे क्या है कि I will be able to relate more and more with the audience. Otherwise नहीं तो मैं सीधे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की मैं बात करूं नए व्यक्ति के साथ, तो क्या महसूस करेगा?
क्या रिलेट नहीं कर पाएगा। देखिए हम लोग को भी जब हम लोग केमिस्ट्री की कोचिंग जाते थे और वैसा टीचर जो अच्छे से कंसेप्ट को तोड़ तोड़ के आसानी से बताता था ना, तो हम लोग को बहुत इंटरेस्ट आता था। उसने 3-4 स्टेप लिख दिए, हमारे ऊपर से चला गया, तो हम भी सोचते थे अगली क्लास में जाना भी है कि नहीं जाना है ना। तो कभी भी एक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन किसी को हमको देना लेक्चर के दौरान, उसको समझना बहुत जरूरी है ना। डॉक्टर भी आपका इलाज करता है तो आपका वजन चेक करता है, आपकी उम्र पूछता है, आपकी सीवियरिटी ऑफ द डिसीज देखता है, उसके बेसिस पे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो है आपको सजेस्ट करता है। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ भी नहीं पूछा, सीधा ही बोल दिया मलेरिया है, सीधा लिख दे दवाई, तो पेशेंट का काम तमाम हो जाएगा। So in that way, it's very important to firstly have a very good diagnosis of the disease and then to prescribe the medicine accordingly. Most important, very important. तो आपका भी एक पॉइंट बताना बाकी है। अच्छा वही पॉइंट अप्रिशिएट। ओके ठीक ओके। आप लोगों की तरफ से कुछ कमेंट्स? आपने पहली बार क्लास अटेंड की, ध्यान कैसे इंसान और काम करते हुए भी लगा सकते हैं? भगवान पे ध्यान कैसे लगा सकते हैं? एक्चुअली हम लोग जो है डेली बेसिस पे सुबह जो है ये योगा करते हैं। किस प्रकार से भक्ति योगा बोलते हैं, जिसपे हम लोग प्रयास करते हैं कि हम भगवान कृष्ण का नाम लें और उस नाम को कानों के माध्यम से सुनने का प्रयास करें। तो जितनी मात्रा में हम उस पुकारे हुए नाम को सुन पाएंगे, जितना हमारा एफिशिएंसी रहेगा, उतना ज्यादा हमको बेसिकली फायदा मिलेगा योग का। योग कई प्रकार होता है। कुछ लोग जो है वो विपासना में मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, परंतु उससे ज्यादा आसान ये है क्योंकि यहाँ पे भगवान स्वयं ही हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हम भगवान का ही नाम पुकार रहे हैं। तो दिस हेल्प्स। और इसमें जितना अच्छा कंसंट्रेशन जिस भक्त का रहता है उसको उतना ज्यादा रिजल्ट भी मिलता है। इस माध्यम से हम लोग जो है भक्तियों के माध्यम से भगवान पे अपना ध्यान जो है लगाने का प्रयास करते हैं। मॉर्निंग टाइम बहुत गोल्डन टाइम है एकदम, क्योंकि उस समय आप सो करके उठे ऑलरेडी 5-6 घंटे से, हमारे पास कोई एडिशनल आउटर विचार नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में इट बिकम्स मच मोर इजियर टू कंसंट्रेट दैट टाइम। वहीं पे अगर रात में 9 बजे 10 बजे करेंगे तो फिर उसकी एफिशिएंसी काफी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि दिन भर का हमारे पास मटेरियल है ना, किसी ने हमारा दिल दुखाया होगा तो किसी ने सुखाया होगा। तो ये ध्यान से मूर्ति के सामने बैठ के करना जरूरी है या कहीं भी कैसे भी बैठ? डीटी वर्शिप एक अलग पद्धति है और ये चैंटिंग मेडिटेशन एक अलग पद्धति है। दोनों भक्ति योगा के एस्पेक्ट्स हैं। और इसमें क्या है कि क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में अंतर नहीं है, तो इस कारण से जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और उसको कानों के माध्यम से प्रवेश करवा देते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग व्हिच वी हैव डन। जब भगवान के नाम का उच्चारण करके उसको अपने सिस्टम में एंट्री दे दी, तो इससे हमारा शुद्धिकरण भी होता है, हमारी चेतना भी शुद्ध होती है और डेफिनेटली भगवान की कृपा में हमको जरूरी नहीं है कि किसी मूर्ति के सामने बैठकर ही करना। हाँ ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम लोग भी जैसे सुबह चैंटिंग करते हैं तो हम लोग केवल तुलसी बनाने, क्योंकि वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, केवल तुलसी गमला हम लोग बीच में रखते हैं। बाकी हम लोग डीटीज के सामने ऐसे कंपल्सरी चैंटिंग करते हैं। सुबह में जैसे हम लोग सर्कल बनाते हैं, बीच में केवल तुलसी जी का गमला रखते हैं और हम लोग जहाँ पर चैंटिंग करते हैं, आंख बंद करके चैंटिंग करते हैं, ताकि आंखों के माध्यम से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसा ठीक है। तो और कहने का कोई पॉइंट? कोई माता जी तो हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट देते, उनके घर में प्रोग्राम करते। अच्छा करेक्ट।
जी मैंने ये बोला क्या करते हैं चीज उसकी गाली नहीं देते तो अब सब फीलिंग मेंटालिटी अगर मैं मुझे ऐसा लगता है कौन सी जुड़े तो गलत वो चीज क्या चली है ये लोग अच्छा इसीलिए कैजुअल से ये बोलने की शक्ति पर एक करने की मुझे मतलब क्या कहना चाहिए मतलब नए तरीके से कैसे शुरुआत करें एक्चुअली मैं जब कंपनी में था तो मैंने तो थोड़ा सा ऐसे नहीं बताया था शुरुआत में कि कौन से इसलिए नहीं करता अदरवाइज के लोगों को लगता है कि इंस्टीट्यूशन ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है तो मैं बोलता था कि नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती मैं इसलिए नहीं करता तो बोलते नहीं नहीं तुम टेस्ट करके देखो तो हम कहते हैं हम भी आपको बहुत सारी चीजें टेस्ट कराएंगे जो आपको अच्छी नहीं लगती है तो क्या अच्छे मतलब पूरे सभी के सभी लोग ज्यादातर लोग जो है ना वो अच्छे अच्छा क्या लगता है अच्छा नहीं लगता उसके बेसिस पे उनकी डिसीजन मेकिंग होती है तो बहुत ही इजी टू मेक देम अंडरस्टैंड वाला आंसर रहता है कि हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती इसलिए हम नहीं करते जैसे बोलते हैं तुम चैंटिंग क्यों करते हो अच्छा लगता है इसलिए करते हैं तो तुम मूवी भी तो देखते हो ना तुमको अच्छी लगती तुम मूवी देखते हो हमें अच्छा लगता है चैंटिंग करते हैं अब ये अंदर की बात है कि हम साधना भक्ति के रूप में उसको लेकर के साधना भक्ति के प्लेटफॉर्म पे करते हैं हमारा कमिटमेंट 16 आवर्स पे इसलिए करते हैं कि पहले 12 माला के बाद बाकी 4 माला हम आउट ऑफ कमिटमेंट करते हैं ये इंटरनल चीज है पर उसको तो नहीं समझ में आएगी तो अगेन बिहेवियर ऑफ एम्पैथी क्या चीज वो समझ में आएगा वही चीज समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा है उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर को एक टेम्पल को लेकर के जिस जिस एस्पेक्ट्स को लेकर के अप्रिसिएशन था मैंने उन्हीं एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा की तो उनका एकदम ही बहुत हाई फाई अप्रिसिएशन इस्कॉन टेम्पल्स को लेकर के बन गए कुछ भी नहीं बोला गलत कुछ भी नहीं बोला परंतु एक प्रेजेंटेशन क्या करना है ताकि वो भी अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट कर पाए ये हमको सोचना पड़ेगा तो डेफिनेटली अगर आप बताएंगे कि चूंकि हम इस्कॉन से जुड़े हैं इस्कॉन ने हमके रूल्स और रेगुलेशन दी इसलिए पालन करते हैं तो फिर क्या कहीं ना कहीं उनके अंदर एक थोड़ा सा वो आएगा और आप अगर उसको थोड़े से फील गुड फैक्टर फील बैड फैक्टर के बेसिस पे डिफाइन करेंगे तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि लोग बात सपोज कीजिए बहुत मोटे तगड़े हैं उसके बाद भी नॉनवेज खाते जबकि डॉक्टर ने मना भी किया हो क्योंकि तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर भी खाते हैं बोले क्यों खाते हैं हेल्थ के हिसाब से भी तुम्हारा गलत फिर भी क्यों खाते हैं अच्छा लगता है इसलिए खाते हैं जब अच्छा लगने के बेसिस पे कुछ गलत काम कर सकते हैं तो अच्छे लगने के बेसिस पे सही काम तो कर ही सकते हैं एक सेंस ना तो इस प्रकार से बोले तो मूवी क्यों नहीं देखने जाते अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं देखते है कि नहीं चाय कॉफी क्यों नहीं पीता अच्छी नहीं लगती इसलिए नहीं पीते तो इन दैट वे वेरी इजीली वी कैन डिफाइन दीस थिंग्स अच्छा लगना या बुरे लगने के बेसिस पूरी दुनिया तो पूरे इसके बेसिस पे ही चल रही है वो तो कौन से कोई सिद्धांतिक लोग चल रहे हैं आजकल सिद्धांतिक तो हम बनने का प्रयास करें बेसिकली लोग बाग थोड़ी कोई सिद्धांतिक जीवन जी रहे हैं अच्छा लगता है खराब लगता है उसके बेसिस पे कार्य करते हैं तो दैट कैन बी अ वेरी इजी लेवल और जहाँ तक प्रीचिंग की बात है तो प्रीचिंग फिर आपको इस लोकेलिटी में फिर सिलेक्टिव प्रीचिंग करनी पड़ेगी आपको देखना पड़ेगा कौन सा व्यक्ति से थोड़ा सा बुद्धिमान है थोड़ा सा वाइज है और कौन सा व्यक्ति थोड़ा सा हमसे बात सुन करके कैसा रेसिप्रोकेट किस प्रकार से करता है उसका थोड़ा तो एक बौद्धिक स्तर भी होना पड़ेगा चीज को सुनता है समझता है सबमिसिव कितना तो फिर आप प्रीच कर सकते हैं अदरवाइज नहीं तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कुछ आपको ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज भगवान दें जिसके माध्यम से आप किसी और भक्तों के साथ मिल करके इस टीचिंग में आप योगदान दे सकें इसके पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए देखिए श्रील प्रभुपाद ने 1969 में प्रीचिंग किया तो उसके पहले कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड हो चुके थे श्रील प्रभुपाद है कि नहीं तो जैसे युद्ध तो मालूम नहीं कब होगा बट फौजी उसके पहले कितना प्रिपरेशन लेता है इतना दौड़ता है सब पूरा एक्सरसाइज करता है कमांडो ट्रेनिंग में क्या क्या नहीं कर पाते उन लोगों से सोचिए जरा इसके लिए प्रिपरेशन हमको हमेशा मतलब प्रिपरेशन के लिए हमेशा अपने आप को हमको इंथुसियास्टिक रखने की आवश्यकता है क्योंकि जिस समय वॉर होगा जिस समय लड़ाई होगी उस समय तो प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलेगा तो पूरा हमारा एग्जीक्यूशन टाइम ही है उसके पहले हमने किस प्रकार से प्रिपरेशन की है दैट विल डिसाइड कई बार लोगों को प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी पहले मिल जाती है पर सही से प्रीचिंग नहीं कर पाते और झमेला करके आते है ना तो हमको सिद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लियर होना चाहिए उससे तो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ Srila Prabhupada although went to the west in at his 69 years of age but before that whole lifetime in preparation
इस प्रकार से प्रिपेयर कीजिए अपने आप को अच्छे से। उससे खाली ये पूछ लेता कि भक्ति की उम्र खाली हमको बता दो और 2-4 एग्जांपल भी दे दो। नहीं मिलता, कोई वो नहीं मिलती है। अरे हमारे 80-80 साल के लोग बोलते हैं कि अरे थोड़ी को उम्र भक्ति करनी, खुद ही भक्ति नहीं करते, तुम स्टार्ट कब करने वाले ये तो बता देना। ये सब बहाने रहते हैं लोगों के। और देखिए लोग जो इस प्रकार की बात करते हैं बहुत सीरियस प्लेटफॉर्म में बात भी नहीं करते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सीरियस प्लेटफॉर्म बात नहीं करते हैं। ऐसे मतलब बोलना था तो बोल दिए इस प्रकार से। लोग भाग इतने ज्यादा ग्रॉसली एंगेज्ड, उनके खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के बिजनेस में टाइम ही नहीं है दूसरे के जीवन में झांकने का, बहुत बिजी है। तो सेंस में है ये सब आर्गुमेंट इस प्रकार से। हाँ, हमको अपना खुद का कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। कहीं हमारा ही मन हमसे पूछ लिया कि भाई यंग एज में भक्ति करने क्या है, तो उसको आपको आंसर देना पड़ेगा, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। या बच्चे ने अगर प्रश्न पूछ लिया, निकुंज ने कभी प्रश्न पूछ लिया, तो आप उसको इस प्रकार से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास हमारी खुद की कन्वेक्शन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा उल्टे पुल्टे प्रश्न हमारा ही मन हमसे पूछ डालता है। उस समय उसका जवाब अगर नहीं दे पाते हम ना, तो हम एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। दूसरे हमसे क्या प्रश्न पूछेंगे, और वो उतना कोई सीरियसली पूछ ही नहीं रहा, हम नहीं भी आंसर देंगे तो भी चल जाएगा। पर जब हमारा मन प्रश्न पूछ लेता है ना, कि तुमको अभी इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत है, उसका आंसर आप पास नहीं है, तो आप तपस्या से छूट जाती है। इसलिए सेल्फ कन्विक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कन्वेइंग अवर कन्विक्शंस टू अदर्स, एंड डेफिनेटली इनर कन्विक्शन will definitely reflect in our outer activities as well. इनर कन्विक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंटरनल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जो भी कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सब स्पष्टता जरूरी है। इस बेनिफिट ऑफ भक्ति हम हमेशा बात करते हैं, कुछ भी काम तो ये चीजें अच्छी नहीं होता है कि कंट्रोल मैं यही बोला बेस्ट बेनिफिट। तो ये बोला कि या स्पेस पर बोला कि क्या बोलते हैं उसके साइड इफेक्ट्स में ये है, बट एनी मतलब किसी के अगर ये कॉन्शियसनेस भी है कि लाइक व्हाट आई विल गेन आउट ऑफ भक्ति, तो उसका इमीडिएट आंसर है कंट्रोल ऑफ माइंड। मतलब बोले ना किसी के साइड इफेक्ट्स ही इतने अच्छे हैं, तो मेन इफेक्ट्स कितने स्ट्रांग नहीं होंगे। मेन इफेक्ट ऑफ भक्ति इज दैट अल्टीमेटली वी विल गेट ट्रू कृष्ण प्रेम, and we'll go back to Godhead. That is the main result, and we'll perform pure devotional services in this special world. Side effect ये है कि आपके मन में विकृति इतनी जो उत्पन्न होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनका लेवल डाउन हो जाएगा, तो आप शांति से हम जी पाएंगे। जैसे हम रात में मच्छरदानी के अंदर सो रहे हैं, हमारे मच्छरदानी के अंदर 10 मच्छर है, बताइए शांति से सो पाएंगे क्या? नहीं सो पाएंगे। पूरे टाइम परेशान करते रहेंगे। इस प्रकार से हमारी इतनी सारी भौतिक इच्छाएं जब रहती है ना, पूरे टाइम मच्छर की तरह काटती रहती है, हम कुछ कर भी नहीं पाते ज्यादा, तो वैसी स्थिति रहती है। तो मैं तो बोल लिया बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीजें मेरे रियलाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे, मेरे भी एस्पिरेशन से आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, है ना। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमारा विजडम लेवल, स्पिरिचुअल विजडम हमारा अच्छा होता है अगर हम प्रामाणिक भक्ति करते हैं। बहुत सारे ट्रैप से हम लोग बच जाते हैं, माया के बहुत सारे ट्रैप से हम लोग ऐसे ही बच जाते हैं। अब भाई देखिए, उस चूहे को पकड़ने के लिए हम भी तो पिंजरा यूज करते हैं ना, उसमें महाप्रसाद की छोटी सी पूरी लग देते हैं, उस चक्कर में बच जाता है। तो इस प्रकार से और एनी काइंड्स ऑफ इंटॉक्सिकेशंस, टोबैको, कुछ भी सब ट्रैप्स ही तो है बेसिकली। मीट ईटिंग एक ट्रैप ही था कि थोड़ा सा व्यक्ति को मांसाहार करने में जिह्वा की लालसा शांत होती है, परंतु वो एक गहरे कर्म बंधन में फंस जाता है बेचारा। ट्रैप ही है बेसिकली इस प्रकार से। ऑल 4 रेगुलर प्रिंसिपल जो बताए गए ना, वो ट्रैप से बचने के लिए बताए गए। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है, वो हमारी इनर जो मटेरियल डिजायर्स उन पे वर्कआउट करता है। Attentive chanting directly hits our anarthas. Attentive chanting directly hits our anarthas. ठीक है, आज के सेशन में यहीं विराम देते हैं।
जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंद की। So thank you so much प्रभु जी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया पर मैं क्लास प्रभु जी की सुन रहा था। So आपने देखा प्रभु जी ने आज दिया कि इन्वेस्टमेंट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, और उसका जो उदाहरण दिया कि वो जो अंबानी का नौकर है वो सबसे कम सैलरी वाला भी 2 लाख रुपए का सैलरी है, और किस तरह से उन्होंने बताया कि जो सटल बेनिफिट और ग्रॉस बेनिफिट दोनों अलग अलग है ना, कुछ बेनिफिट दिखते हैं और कुछ बेनिफिट नहीं दिखते। तो शास्त्रों से पढ़ने का प्रभु जी ने बताया यही मकसद होता है कि वी कैन सी सूक्ष्म चीजें जो है वो भी हम देख सकते हैं। इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं या भक्ति शुरू करते हैं तो प्रभु जी ने कितने सारे उदाहरण दिए, शुरू से लेके आखिर तक उदाहरण पे उदाहरण देते गए, क्योंकि उदाहरणों से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। सो प्रभु जी जो है इज यंग, realization, his understanding is very deep. So सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आए और सेशन दिया। So loudly we will chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram सुजन कृष्ण प्रभु की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। हाँ 5 मिनट फास्ट में बजाते मजा ही नहीं आया। So 5 minutes कीर्तन will do. कर दीजिए। आपकी आवाज इतनी स्लो थी कि मैं बोलने पड़ा हुआ तो आपकी एकदम 22 से कर दीजिए, आधी को भी अच्छा दे दीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे
हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे। हाँ जी 5 मिनट जल्दी हो गए।